हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट एचआरएम है, तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम एचआरएम की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्प्लॉय मोटिवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन का मीनिंग समझते हैं कि मोटिवेशन बेसिकली होता क्या है। तो देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने का एक पर्टिकुलर रीज़न होता है। जैसे कि एग्जांपल पे मान के चलिए, एक ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय है, वो दिन रात काम कर रहा है ताकि वो प्रमोशन ले सके। एक स्टूडेंट है, वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है ताकि एग्जाम के अंदर वो अच्छे ग्रेड जो है वो ले पाए। तो ये जो रीज़न है ना, जिसकी वजह से हम किसी काम को करते हैं, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन एक एनर्जी है जो कि आपको हेल्प करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और जब किसी पर्सन के पास रीजन होता है ना किसी काम को करने का, तो वो मोटिवेटेड रहता है और मोटिवेटेड होकर जो है वो अपना काम जो है वो करता है। अब देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहे, क्योंकि देखो, अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे तो वो अपना काम सही ढंग से करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स जो है वो लगाती है, बहुत सारे एक्शन जो है वो लेती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप मोटिवेशन का मीनिंग समझ चुके हो। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, विच व्हाट इज द टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन, ड्रिवन बाय एंजॉयमेंट एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। देखो, ये जो मोटिवेशन होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन होता है जो कि हमारे अंदर से ही आता है, यानी कि बाहर से कोई हमें मोटिवेट नहीं कर रहा है, बल्कि हम खुद खुद ही जो है अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं और अपना काम जो है वो कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए, एक पेंटर है, उसे पेंटिंग करना पसंद है, तो उसके अंदर से ही आ रहा है कि मुझे यहाँ पर पेंटिंग जो है वो करनी है। ठीक है। तो वो जो मोटिवेशन आ रहा है ना काम करने का, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए, एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसके अंदर से आ रहा है कि मुझे यहाँ पर पढ़ना है। उसे ग्रेड से मतलब नहीं है, बस उसे पढ़ना है। तो वो जो मोटिवेशन आएगा वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही है। उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो क्या है? तो देखो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन होता है जो कि बाहर से आता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चले, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा था क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं था। तो उसके बॉस ने बोला कि अगर आप इस मंथ का टारगेट अचीव कर लेते हो, ठीक है, तो मैं आपकी यहाँ पर सैलरी जो है वो डबल कर दूंगा। तो जैसे ही एम्प्लॉय ने ये सुना, तो अब ये मोटिवेट हो गया और ये दिन रात मेहनत करने लगा ताकि अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो ये जो मोटिवेशन आया है वो बाहर से आया है। ठीक है, बाहर से किसी पर्सन ने एम्प्लॉय को बोला है कि आप मेहनत करिए, अपने गोल को अचीव करिए। तो ये आपका एक्सटेंसिव मोटिवेशन जो है वो कहलाएगा। ठीक है। तो दो तरह के मोटिवेशन है, एक वो जो हमारे अंदर से आता है और एक वो जो बाहर से आता है। और अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ज़रूरी कौन सा है? तो देखो, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो, बाहर से जो मोटिवेशन आता है ना, वो कुछ टाइम के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है, पर लंबे समय तक मोटिवेट रहना है अगर आपको, तो आपके अंदर से ही मोटिवेशन जो है वो आना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सटेंसिव मोटिवेशन इज फ्यूल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव मोटिवेशन। देखो, ये जो एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है वो बाहर से आता है। कैसे आता है? एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के थ्रू, या तो आपको रिवॉर्ड का लालच दिया जाता है या फिर पनिशमेंट का डर दिया जाता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी, आपकी सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी। ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा एग्जाम्पल है जो कि इन एक्सटेंसिव मोटिवेटर नहीं है? पहला, एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है ताकि टेस्ट के अंदर वो गुड ग्रेड जो है वो लेकर आ सके। तो देखो, ये आपका एक्सटेंसिव मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पढ़ रहा है क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड चाहिए, उसके अंदर से नहीं आ रहा है कि उसे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, नहीं, उसे ग्रेड अच्छे चाहिए इसीलिए वो पढ़ रहा है। तो ये आपका एक्सटेंसिव मोटिवेटर है। उसके बाद आर्टिस्ट पेंटिंग बिकॉज दे इंजॉय क्रिएटिव प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है। एक ये आपका यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेटर है।
एक आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर पेंटिंग कर रहा है क्योंकि उसे पेंटिंग करना पसंद है, तो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर है। उसके बाद यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, वो यहाँ पर अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो ये भी आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर है। उसके बाद एक एथलीट है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है कंपटीशन की, ताकि वो प्राइज मनी जो है वो जीत सके, तो ये भी आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर ही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये इंट्रिंसिक मोटिवेटर है, क्योंकि ये आपके अंदर से ही आ रहा है, पेंटर के अंदर से ही आ रहा है कि उसे पेंटिंग जो है वो करनी है, बाहर से कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेटर होगा, ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बाय एनहांसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन, इनोवेशन। विच ऑफ दीज एडवांटेज ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन? देखो, मोटिवेशन का ना ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मोटिवेशन से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, उसका सेटिस्फेक्शन इन्हांस होता है और इनोवेशन भी इन्हांस होता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाती है, तो उसे क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर इन्हांस होती है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पर इंप्रूव होता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी वो इंक्रीज होती है, और एम्प्लॉय को भी बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रिटेन करके रख पाती है। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस जो है वो मिलते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्योंकि देखो, अगर एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, तो वो खुश होकर काम करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसका जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा तो वो नई नई बातों को भी सोचेगा, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके फाइंड आउट करेगा, और अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बनकर ही जो है वो रहेगा, यानी कि लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हम एक यहाँ पर केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड है मोटिवेशन थ्योरी के साथ। मोटिवेशन थ्योरी हमें बताती है कि एक ह्यूमन बीइंग को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो केस स्टडी है वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन थ्योरी जिसका नाम है हसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के रिगार्डिंग है। तो ये जो हसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी थी, इसने बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? पहला है हाइजीन फैक्टर और दूसरा है मोटिवेटर फैक्टर। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हाइजीन फैक्टर्स की। देखो, हाइजीन फैक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि अगर एब्सेंट होते हैं या फिर इनएडुकेट होते हैं, तो एम्प्लॉयज के अंदर जॉब डिससेटिस्फेक्शन होता है, यानी कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सैलरी, जैसे अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं करोगे, या फिर जितनी सैलरी पे करनी थी उतनी ना करके कम सैलरी पे करोगे, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय खुश नहीं होगा अपनी जॉब से और जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। हालांकि अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो ये मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब कि अगर आप एडुकेट सैलरी यहाँ पर पे कर रहे हो, तो एम्प्लॉय अपना काम जैसे कर रहा है वैसे ही करेगा, कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने के लिए वो मोटिवेटेड जो है वो नहीं रहेगा। पर ये जॉब डिससेटिस्फेक्शन को होने से रोकते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर मोटिवेटर फैक्टर्स। मोटिवेटर फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं। कैसे? बेसिकली देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि उसको प्रमोशन मिलेगा अगर वो अच्छा काम करेगा, तो ये जो प्रमोशन मिलेगा ये आपका एक मोटिवेटर फैक्टर है, क्योंकि प्रमोशन का नाम सुनकर जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होकर जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर थ्योरी को आप समझ चुके हो। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विच फैक्टर इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हाइजीन फैक्टर अकॉर्डिंग टू हसबर्ग थ्योरी? तो इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हाइजीन फैक्टर नहीं है अकॉर्डिंग टू हसबर्ग थ्योरी? पहला, सैलरी एंड बेनिफिट्स, वर्किंग कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है? इसमें से हमारा कौन सा एग्जाम्पल नहीं है हाइजीन फैक्टर का? सैलरी एंड बेनिफिट्स, वर्किंग कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस या फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट इज अ करेक्ट आंसर। देखो, सैलरी बेनिफिट्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर सैलरी बेनिफिट्स आप नहीं दोगे तो जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा अपनी जॉब से। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड नहीं करोगे तब भी जॉब से डिससेटिस्फाई हो जाएगा एम्प्लॉय। अगर इंटरपर्सनल रिलेशंस उसके अच्छे नहीं है अपने एम्प्लॉयज के साथ, बॉस के साथ, तब भी वो अपनी जॉब से खुश नहीं होगा। पर ये जो एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये बेसिकली एक मोटिवेटर फैक्टर है जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा। ठीक है,
उसके बाद देखो मोटिवेटर फैक्टर्स आर फैक्टर्स दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन। सम कॉमन मोटिवेटर्स आर, तो इसमें से कौन से हमारे यहाँ पर मोटिवेटर फैक्टर है? पहला है अचीवमेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट मोटिवेटर फैक्टर है। देखो जब कोई बंदा अपने गोल को अचीव करता है, अपने टारगेट को अचीव करता है, तो उसके मन में एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है, और उसे भरोसा होता है अपने आप के कि मैंने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। तो ये और ज़्यादा मोटिवेट करता है, यानी कि जब आप एक गोल को अचीव कर लेते हो, तो आप दूसरे गोल को अचीव करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट जो है वो हो जाते हो, ठीक है? उसके बाद है रिकॉग्निशन। देखो अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, तो उसे रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है, उसको एप्रिशिएट करना ज़रूरी है, उसकी प्रेज़ करनी ज़रूरी है, ताकि उसे भरोसा हो कि अगर वो अच्छा काम करेगा, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक एम्प्लॉय को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हो, तो उसके अंदर ना ओनरशिप का भाव आता है कि हाँ, मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो मेरा रहेगा, जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर जो है वो काम करता है। एडवांसमेंट, अगर आप एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे, जैसे कि करियर ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो भी यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो खुश होकर जो है वो काम करता है, और उसका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे के सारे आपके यहाँ पर मोटिवेटर फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो यहाँ पर हमारी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? सबसे पहले अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जो एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन मोटिवेशन और बिहेवियर को, बिल्कुल करेक्ट है। It proposes that people are driven fulfill series of needs which are arranged in a hierarchical structure, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये जो थ्योरी है ना, वो बोलती है कि हर पर्सन की कुछ नीड्स होती हैं, मेनली 5 तरह की नीड्स होती हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए वो मोटिवेट होकर काम करता है, और उन नीड्स को हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में अरेंज जो है वो कर सकते हैं। मैस्लो थ्योरी इज ऑफन डिपिक्टेड एज पिरामिड। जो मैस्लो थ्योरी होती है एक पिरामिड की जैसे होती है, जो मोस्ट फंडामेंटल नीड होती है वो बेस पे होती है, और जो हायर लेवल नीड्स होती है वो टॉप पे होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो ये यहाँ पर बेसिकली 5 नीड्स हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है, वो मोटिवेट होकर जो है वो काम करता है। तो ये आपकी यहाँ पर फंडामेंटल नीड्स है जो कि बॉटम पे है, बेस पे है, और ये सबसे हाई लेवल की नीड है जो कि टॉप पे है। इस थ्योरी की खासियत क्या है कि ये थ्योरी बोलती है कि एक पर्सन जब अपनी एक नीड्स को फुलफिल कर लेता है, उसके बाद ही वो दूसरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जाता है। यानी कि अगर एक पर्सन है, वो स्टार्टिंग करेगा फिजियोलॉजिकल नीड्स से, अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, तब वो सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करेगा, फिर उसके बाद वो सोशल नीड्स को, फिर स्टीम नीड्स को, फिर वो यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को जो है वो फुलफिल करेगा। तो अगर हम इन नीड्स के बारे में थोड़ा सा अगर समझें, ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ये बेसिकली बेसिक नीड्स होती हैं, जो कि किसी भी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि जो फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स है, वो आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आ जाती है। हर पर्सन को खाना चाहिए, रहने के लिए एक छत चाहिए और कपड़े चाहिए, ठीक है? सेफ्टी नीड्स क्या है? देखो जब एक पर्सन अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल कर लेता है, तब वो सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ता है। सेफ्टी नीड्स के अंदर वो चाहता है कि उसे एक सेफ एनवायरनमेंट मिले रहने के लिए, जहाँ पर वो फिजिकली भी सिक्योर रहे और फाइनेंशियली भी सिक्योर रहे, ठीक है? उसके बाद सोशल नीड, जैसे वो सेफ हो जाता है, अपना करियर वगैरह सब सेट कर लेता है, वो अब रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो सोसाइटी के अंदर दोस्त बनाता है, ठीक है? मैरिज करता है, एक अपनी फैमिली बनाता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स के अंदर ना हर पर्सन अपना एक स्टेटस बनाना चाहता है सोसाइटी के अंदर, ताकि लोग उसको पहचाने, उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है? तो जैसे हर पर्सन का होता है ना कि मेरे पास एक मर्सिडीज कार होनी चाहिए, या फिर एक बड़ा सा बंगला होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग देखें तो उसकी तारीफ करें कि हाँ इसने कुछ अचीव किया लाइफ में। तो यहाँ पर हम बेसिकली गोल अचीवमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, एक स्टेटस को बिल्ड करने के ऊपर फोकस करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर आकर ना एक बंदा जो है वो साधु के जैसा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। यानी कि वो देखता है कि वो उसके अंदर क्या है, वो दुनिया में किस लिए है, वो क्या कर सकता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो है वो आ जाती है। उसके बाद अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच कैटेगरी इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इंक्लूड द नीड फॉर शेल्टर, फूड, वाटर एंड वार्मथ। तो जो मैस्लो की हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी है, तो कौन सी नीड के अंदर शेल्टर, फूड, वाटर, वार्मथ आ जाता है? सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स? तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स इज अ करेक्ट आंसर। फिजियोलॉजिकल नीड्स,
ठीक है, तो ये बेसिक नीड्स आ जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखो, विच नीड इन मैस्लो हायरार्की इन्वॉल्व्स डिजायर टू सेल्फ एस्टीम, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। तो किस नीड के अंदर एक बंदा चाहता है कि वो एक सेल्फ एस्टीम जो है वो बना पाए, यानी कि खुद की नज़र में एक अच्छी इमेज बना पाए कि हाँ मैंने भी कुछ अचीव किया है। ठीक है, साथ के साथ वो दूसरे से भी रिस्पेक्ट जो है वो कमा पाए, और एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो अचीव करना चाहता है। कौन सी नीड्स है? सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, स्टीम नीड्स, या फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टीम नीड्स इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टीम नीड्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन्वॉल्विंग सेल्फ फुलफिलमेंट, पर्सनल ग्रोथ, रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल? ठीक है, तो ये जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, उसके हाईएस्ट लेवल पे कौन सी यहाँ पर नीड होती है जहां पर एक बंदा सेल्फ फुलफिलमेंट चाहता है, पर्सनल ग्रोथ चाहता है, ठीक है, और अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर पहुंचना चाहता है? स्टीम नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉगलस मैकगर who proposed two contrasting views of human behavior in the workplace, which he called theory X and theory Y. Which of the following is theory X assumption about employees? देखो, आपका जो डॉगलस मैकगर थ्योरी है ना, इसने बोला था कि एक वर्क प्लेस के अंदर दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। एक है थ्योरी एक्स और एक है आपके यहाँ पर थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स की जो एम्प्लॉयज है उसके बारे में कुछ बातों को एज्यूम किया गया था। तो उस अजम्पशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला देखो, The average human being is inherently lazy by nature and desire work as little as possible। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थ्योरी एक्स के अंदर जो एम्प्लॉयज आते हैं ना, वो बहुत लेजी माने जाते हैं, ठीक है, और वो बहुत कम काम जो है वो करना चाहते हैं, वो काम से जो है वो बचते रहते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। कई बार आपने देखा होगा कोई बंदा है जो कि बहाने ढूंढता रहता है कि काम छोड़कर कहीं बैठ जाए या फिर कहीं घूमने चले जाए, ठीक है, और उसको आप कई बार कामचोर भी कह देते हो, जो कि काम करके राजी नहीं है। तो वही सेम यहाँ पर फंडा अप्लाई होता है। उसके बाद ही शी अवॉइड्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेफर टू बी लेड डायरेक्टर बाय सम अदर। बिल्कुल करेक्ट है कि जो थ्योरी एक्स के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं होता है। वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी दूसरे की लीडरशिप में काम करे और कोई दूसरा पर्सन आके उसे डायरेक्शन दे, ताकि अगर कोई काम बिगड़े तो उसके ऊपर बात जो है वो ना आए। उसके बाद ही और शी जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ अपने गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, और वो चेंज को भी रजिस्ट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ही उसके बाद ही और शी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, लैक्स क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई represent different assumption about how manager perceive and interact with their employees. Which of these are feature of management style for theory x? देखो, अब जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका बिहेवियर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसीलिए जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनको उन एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करते वक्त डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ करना पड़ता है। तो थ्योरी एक्स की केस में मैनेजमेंट स्टाइल क्या क्या फीचर होते हैं, यानी मैनेजमेंट स्टाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले क्लोज सुपरविजन यहाँ पर करनी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉय के वर्क और प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ताकि इंश्योर किया जाए कि जो एम्प्लॉय है वो काम चोरी ना करे, यानी कि वो काम को छोड़कर कहीं बैठा ना हो और अपना काम जो है वो टाइम पर खत्म करे। उसके बाद डिटेल टास्क इंस्ट्रक्शन हमें एम्प्लॉयज़ को देनी है कि उन्होंने कौन सा काम करना है, कब तक कंप्लीट करना है, ठीक है, और अगर वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या रीज़न, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद थ्रेड्स और रिवॉर्ड के थ्रू उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो हम आपकी प्रमोशन कर देंगे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम आपकी डिमोशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, जो थ्योरी वाई होता है वो अज्यूम करते हैं कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो काम को पसंद करते हैं, उसको डिसलाइक नहीं करते हैं, और वो काम को करना एक्चुअली इंजॉय करते हैं जब उन्हें एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट जो है वो दिया जाएगा। साथ के साथ ये जो लोग होते हैं ना, वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और वो अपने वर्क का चार्ज खुद लेते हैं, यानी कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद होता है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर फीचर है मैनेजमेंट स्टाइल फॉर थ्योरी वाई, यानी कि जब थ्योरी वाई के साथ मैनेजमेंट डील करेगी
तो उसे कैसे डील करना होगा? सबसे पहले उन्हें ना एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना होगा। बिल्कुल ये फीचर होता है। एम्पावर के अंदर हमें एम्प्लॉयज़ को पावर देनी है, ऑटोनॉमी देनी है कि वो अपना काम अपने तरीके से जो है वो कर पाए, ताकि वो मोटिवेटेड होकर जो है वो काम करे। जो सुपरविज़न है वो भी मिनिमल होनी चाहिए, यानी कि क्योंकि देखो ये एम्प्लॉयज़ काफ़ी ट्रस्टेड होते हैं, तो इनके ऊपर हमें डायरेक्ट सुपरविज़न करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और ये अपना काम जो है वो करते रहते हैं, चाहे उसको कोई मॉनिटर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उसके बाद इन एम्प्लॉयज़ को हमें चैलेंजिंग वर्क प्रोवाइड करने हैं, ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो सके, ठीक है? और लीडरशिप भी सपोर्टिव होनी चाहिए कि जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे कोचिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो यहाँ पर सक्सीड जो है वो हो पाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे आपके फीचर होते हैं मैनेजमेंट स्टाइल फॉर थ्योरी वाई। अब फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं है, और कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और लेक्चर्स के जो ई पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं। तो आप फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए, और अभी अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज के ऊपर। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, जिसका नंबर है 8360944207। और अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स मिल जाएगी। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है, वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी ibf.info, तो इनके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी इसी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लेनटोन अल्टफर ERG theory is a motivation theory that builds upon refines Abraham Maslow hierarchy of needs theory. Alderfer proposed that human needs can be categorized into three core groups, which are not necessarily hierarchical in nature but can overlap interact. Which of these needs are included in the ERG theory? ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। जो क्लाइटन अल्डफर थे उन्होंने ERG थ्योरी जो है वो बनाई थी, और ये जो ERG थ्योरी थी वो बेसिकली मैस्लो की जो अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी थी उसके ऊपर ही बेस थी, और उसके अंदर कुछ यहाँ पर रिवीजन्स जो है वो की गई थी, ठीक है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नीड्स हैं उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और इनको जब फुलफिलमेंट की करने की बात आती है तो कोई भी हायरार्किकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है, यानी कि आप तीनों में से किसी भी नीड को पहले जो है वो पूरा कर सकते हो और दूसरी नीड को बाद में पूरा जो है वो कर सकते हो। तो वो 3 नीड कौन सी है यहाँ पर? पहला एग्जिस्टिंग नीड्स, रिलेटेड नीड्स, ग्रोथ नीड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग नीड्स की बात करेंगे। देखो एग्जिस्टिंग नीड्स ना फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और जो सेफ्टी नीड्स थे उसको कंबाइन करके बनाया गया था, यानी कि मैस्लो के अंदर ये दो दो नीड्स है ना उनको कंबाइन करके एक नीड बना दिया गया, वो है एग्जिस्टिंग नीड। यानी कि यहाँ पर आपके फूड, वाटर, शेल्टर, सेफ्टी एंड अदर मटेरियल नेसेसिटीज जो है वो आ जाती हैं। फिर आता है आपका रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस बेसिकली, तो रिलेटेडनेस नीड जो है वो आपका सोशल नीड्स और स्टीम नीड्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि सोशल नीड्स और स्टीम नीड्स को कंबाइन करके रिलेटेड नीड्स जो है वो बना दिया है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करते हो, और पब्लिक की फेम को एक्सेप्ट करते हो, और रिकॉग्निशन भी चाहते हो कि आप जो भी यहाँ पर काम करो लोग उसको रिकॉग्नाइज करें और आपका एक स्टेटस जो है वो बिल्ड हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के ही सिमिलर है। ये जो है वो बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर क्लेटन ERG थ्योरी, अगर आपको ये क्लियर होगी तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिएगा, और डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, डेवलप्ड बाय विक्टर एच वरूम in 1960, is a prominent psychological theory for motivation. It points that individuals are motivated to exert effort when। तो ये जो व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ना, ये बताती है कि कोई भी इंडिविजुअल मोटिवेट होकर एफर्ट्स तब लगाता है अगर उसे पूरा भरोसा हो कि वो जो एफर्ट्स लगा रहा है
वो सक्सेसफुल हो जाएगी, यानी कि वो अपना काम जो है वो कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, आपने एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर एक बंदा था, वो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना रहा था, शायद मांझी नाम है उसका। तो देखो वो जो पर्सन था, ठीक है, वो एफर्ट्स लगा रहा था और बाकी गांव वाले नहीं लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पर्सन एफर्ट्स लगा रहा था, यानी कि जो हीरो था, उसे पूरा भरोसा था कि वो पहाड़ में रास्ता बना देगा, पर बाकी गांव वालों को नहीं था। तो यही थ्योरी कह रही है कि अगर किसी पर्सन को भरोसा है कि उसके जो एफर्ट्स हैं, उसका जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस होगा, तब यहाँ पर एक पर्सन जो है वो मोटिवेट होकर एफर्ट लगाता है, अदरवाइज नहीं। तो पहला देखो, दे बिलीव दैट देयर एफर्ट्स विल रिजल्ट इन सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, या फिर दे ऑफर्ड अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिवॉर्ड अपफ्रंट, दे आर प्रेज्ड फॉर देयर एफर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, या फिर दे हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर मैनेजर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर इंडिविजुअल को भरोसा है कि उसके एफर्ट्स की वजह से उसको वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तभी वो यहाँ पर एफर्ट्स लगाता है, अदरवाइज वो एफर्ट्स नहीं लगाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो वरून एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। मेनली यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है, वो कौन कौन से थे? पहला एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस और रिलेटेडनेस। तो फटाफट से यहाँ पर बताया कि जो वरून एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी, उसके की कंपोनेंट्स कौन से थे? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, बैलेंस एंड रिलेटेडनेस। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके जो कंपोनेंट्स है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी बेसिकली बिलीफ होता है, परसेप्शन होता है किसी भी इंडिविजुअल का कि उसके एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जब कोई बंदा काम करता है, जैसे मान के चलिए कि ए पर्सन है, वो एक ऑफिस के अंदर जॉब करता है और वहां पर अपने एफर्ट्स लगा रहा है, और इसे एक बिलीफ है कि वो एफर्ट्स लगाएगा तो उसको यहाँ पर प्रमोशन जो है मिल जाएगी। तो ये जो बिलीफ है उसी को हम एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। अगर ये एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो बंदा ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा, अगर ये एक्सपेक्टेंसी कम है तो बंदा कम मोटिवेट होकर काम करेगा। जैसे अगर ए पर्सन, उसे लग रहा है कि उसे 90% चांसेस की प्रमोशन मिलेगी, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा क्योंकि ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा। और अगर इसे लगता कि प्रमोशन मिलने के चांसेस 5%, यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो वो ज़्यादा मोटिवेट जो है वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ना के बराबर चांसेस है प्रमोशन मिलने के। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें, इंस्ट्रूमेंटेलिटी बेसिकली एक परसेप्शन होता है कि अगर हम सक्सेसफुली काम करेंगे, यानी कि हम अपने एफर्ट्स में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे एक पर्सन था ए, उसको एक टारगेट दिया गया था कि आपको 150 शर्ट जो है वो सेल करने एक मंथ के अंदर। तो ए को भरोसा था कि वो 150 शर्ट जो है वो कर देगा, सेल कर देगा। साथ ही साथ इसे ये भी भरोसा था कि अगर 150 शर्ट सेल कर देगा ना, तो उसे एक रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। तो ये जो परसेप्शन है कि रिवॉर्ड मिलेगा सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए, उसको हम इंस्ट्रूमेंटालिटी कहते हैं। और अगर किसी काम के अंदर हाई इंस्ट्रूमेंटालिटी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि गुड परफॉर्मेंस के बदले में उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं, एज कंपैरिजन टू वो एरियाज जहाँ पर कम चांसेस होते हैं रिवॉर्ड मिलने के। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर बैलेंस। क्या है आपका यहाँ पर बैलेंस? बैलेंस क्या होता है? देखो, बैलेंस का मतलब है कि जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो आपके लिए कितना वैल्यूबल है। जैसे कि मान के चलिए कि आप यहाँ पर दिन रात एफर्ट्स लगा रहे हो ताकि आप प्रमोशन पा सको, पर आपको रिवॉर्ड में क्या मिला? आपको सिर्फ एक पेन मिलेगा, एक पेन मिलेगा जो आपके बॉस ने आपको जो है वो दे दिया। तो ये जो पेन है वो आपके लिए इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, ठीक है, तो आप कम मोटिवेट होकर काम करोगे। पर अगर आपको मिल रहा है कि जो, अगर आपको लग रहा है कि जो रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, जैसे बॉस ने बोला कि आपको मर्सिडीज कार मिलेगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है, तो आप ज़्यादा मोटिवेट होकर जो है वो काम करोगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर एलिमेंट्स हैं आपके रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल साइकोलॉजिकल नीड्स एसेंशियल फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन? तो अगर हम सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की बात करें, तो यहाँ पर कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है फंडामेंटल, जिनको हम अचीव करते हैं, ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए हमारे अंदर से मोटिवेशन जो है वो आता है। तो वो नीड्स कौन सी है? पहला है आइसोलेशन, इंडिफरेंस, डिटैचमेंट, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, या फिर ऑटोक्रेसी, ओबियंस, ओबिडेंस, या फिर अथॉरिटी, डिपेंडेंस, कंफॉर्मिटी, या फिर रेजिस्टेंस।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय को बेसिकली खुली छूट देते हैं कि आप अपना काम जो है वो अपने तरीके से करिए। उसको हम यहाँ पर पावर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप छोटे मोटे डिसीजन खुद ले सकते हो। कॉम्पिटेंस के अंदर जो बंदा है वो बेसिकली कॉम्पिटेंट बनना चाहता है, यानी कि जो आदमी है वो चाहता है कि जिस काम के लिए जिस जॉब पर है, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, उसकी सारी नॉलेज उसके पास हो, ताकि वो इस जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके और वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो बन सके। रिलेटेडनेस के अंदर कोई पर्सन अपना फैमिली वगैरह जो है बनाता है, यानी कि सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज द इमोशनल कमिटमेंट, dash is the emotional commitment that employee has to organization and its goals. The emotional commitment means engaged employees actually care about their work and their company. They do not work just for a paycheck or just for next promotion but work on behalf of the organization goals। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनकी एक इमोशनल कमिटमेंट होती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हम किसी भी हालत में ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करने के लिए 100% तरीके से जो है वो काम करेंगे, यानी कि कहीं भी कमी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इमोशनल कमिटमेंट का मतलब है कि जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं काम कर रहा है, ना ही पे चेक के लिए, बल्कि वो काम कर रहा है क्योंकि उसे काम करना पसंद है और उसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करनी है, इसीलिए वो काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो इस इमोशनल कमिटमेंट को हम एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट का नाम जो है वो देते हैं। ऑप्शन डी एम्प्लॉय एंगेजमेंट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एम्प्लॉय के एम्प्लॉय एंगेजमेंट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर 10 सी के ऊपर हमें फोकस करना होगा। सबसे पहला जो सी है वो है कनेक्ट। लीडर को यहाँ पर जो है वैल्यू एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और उन्हें बताना होगा कि आप हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर करियर की बात करें तो लीडर जो है वो एक चैलेंजिंग और मीनिंगफुल वर्क जो है वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पर उनको, ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो उन्हें मिल सके करियर एडवांसमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो ये तीसरा सी है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी के अंदर जो लीडर है वो बेसिकली एक क्लियर विजन जो है वो कम्युनिकेट करेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं। कन्वे के अंदर जो लीडर है वो क्लैरिफाई करता है एक्सपेक्टेशन अबाउट एम्प्लॉयज़ कि हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। फिर आता है यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो जो अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम करता है तो जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनको रिकग्निशन प्रोवाइड करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेटेड मैसेजेस जो है वो भेजते हैं ताकि वो अच्छा फील जो है वो कर पाए। उसके बाद अगला सी जो है वो कंट्रीब्यूट है। कंट्रीब्यूट के अंदर जो पीपल है वो जानना चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर लीडर को एम्प्लॉयज़ को ये भरोसा दिलवाना होगा कि एम्प्लॉय जो भी काम करता है वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब वो यहाँ पर एम्प्लॉय इंगेजमेंट फील करेगा। फिर एक कंपनी कंट्रोल, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका यहाँ पर पूरा कंट्रोल रहता है फ्लो के ऊपर और पेस ऑफ देयर जॉब्स। तो लीडर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को उनके काम का कंट्रोल जो है वो दे देना चाहिए। उसके बाद है कोलैबोरेट। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं ना वो टीम बिल्डर्स होते हैं, यानी कि वो सभी को साथ में लेकर जो है वो चलते हैं। ठीक है, और साथ में मिलकर जो है वो काम करवाते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है, तो देखो जो लीडर है उन्हें अपनी कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे बना के जो है वो रखना है, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर यूज़ करना है। फिर आता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बेसिकली लीडर्स की गुड लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है कॉन्फिडेंस को क्रिएट करे, जिसके लिए उसे यहाँ पर हाई एथिकल और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का यूज़ जो है वो करना चाहिए। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इन्वॉल्व्स रीडिजाइनिंग जॉब्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एक ही जॉब को परफॉर्म कर रहा होता है तो वो ना बोर हो जाता है, और बोर होने के बाद उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है और उसे काम करना पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का एक तरीका है कि उसे जॉब को इस तरीके से रीडिज़ाइन करना है ताकि जो एम्प्लॉय है उसको जॉब इंटरेस्टिंग लगने लग जाए, जिसके लिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं, उनको यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रमोशन के ऑफर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है जॉब एनरिचमेंट। ऑप्शन बी जॉब एनरिचमेंट आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट जॉब एनलार्जमेंट। तो कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो जॉब एनलार्जमेंट के रिगार्डिंग करेक्ट है। देखो, जॉब एनलार्जमेंट के अंदर भी हम एक जॉब को जो है वो रीडिजाइन करते हैं, पर यहाँ पर जो जॉब को हम रीडिजाइन करते हैं वो सेम लेवल के ऊपर करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉय उसको कोई ग्रोथ वगैरह जो है वो नहीं दी जाती। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए कि एक जूनियर अकाउंटेंट था, पहले वो ए डिपार्टमेंट को संभालता था, उसकी अकाउंटिंग करता था, अब उसे बोल देगा कि आपको बी डिपार्टमेंट की भी अकाउंटिंग संभालनी है और इसको थोड़े से ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपकी जो अकाउंटेंट है उसका काम तो बढ़ गया, पर जो काम है वो सेम लेवल के ऊपर जो है वो बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर सेम लेवल के ऊपर जो है वो बढ़ा है, तो ये आपका जॉब एनलार्जमेंट होता है। तो इट इन्वॉल्व्स गिविंग एन एम्प्लॉय मोर टास्क ऑफ अ सिमिलर लेवल, बिल्कुल करेक्ट है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ टास्क बट डू नॉट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये नंबर ऑफ टास्क तो इंक्रीज कर सकता है, कर देता है, पर जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पे जो जूनियर जूनियर अकाउंटेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चेंज हुई है, उसका जो टास्क नंबर ऑफ टास्क है वो इंक्रीज हो गया है। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो जॉब एनलार्जमेंट की जाती है इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करते हैं जॉब की। उसके बाद इट ऑलवेज इंक्लूड्स प्रमोशन सैलरी, एक तो ये गलत है क्योंकि जॉब एनलार्जमेंट के अंदर प्रमोशन नहीं दिया जाता, ना ही सैलरी हाइक की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। पहली तीन स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, पर चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द जॉब एनरिचमेंट। तो यहाँ पर जॉब एनरिचमेंट को कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली जो है वो डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है। पहला देखो, इट इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ जॉब बाय एडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली ना जॉब की जो डेप्थ होती है उसको इंक्रीज कर देती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐड करके। जैसे अगर मान के चले एक ए पर्सन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसकी वो पहले यहाँ पर मान के चलिए कि वो जूनियर मैनेजर था, पर उसको हमने एक सीनियर मैनेजर जो है वो बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके टास्क इंक्रीज हो गए, साथ के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और इसकी प्रमोशन भी होगी। तो ये आपका जॉब एनरिचमेंट होता है। तो जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट के बीच में दो डिफरेंस यहाँ पर यही होता है कि जॉब एनलार्जमेंट के अंदर जो टास्क इंक्रीज किए जाते हैं वो सेम लेवल के ऊपर किए जाते हैं, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं की जाती, पर यहाँ पर प्रमोशन जो है वो की जाती है। ठीक है, उसके बाद इट गिव्स एम्प्लॉयज मोर कंट्रोल डिसीजन मेकिंग पावर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये एम्प्लॉयज को ना मोर कंट्रोल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो प्रोवाइड करते हैं और ये हमेशा प्रमोशन सैलरी हाइक को इंक्लूड करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन के क्या फीचर्स है, पहला देखो, इट इन्वॉल्व्स मूविंग एम्प्लॉयज बिटवीन डिफरेंट जॉब्स, बिल्कुल करेक्ट। जॉब रोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब्स में रोटेट करते रहते हैं। जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय है, वो पहले सेल्स डिपार्टमेंट में था, उसमें उसने अच्छा खासा टाइम बिताया, फिर उसे परचेज डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर उसे परचेज डिपार्टमेंट में भेज दिया। ठीक है, तो ऐसे हम एम्प्लॉय को रोटेट करते रहते हैं ताकि उसकी जो स्किल्स वगैरह वो इन्हांस जो है वो हो सके और वो थोड़ा वर्क से बोर भी ना हो पाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मोनोटोनी इन एट वर्क, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये वर्क के ऊपर जो मोनोटोनी है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद इट रिक्वायर्स एम्प्लॉयज टू वर्क ओनली इन वन डिपार्टमेंट, तो ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर फीचर नहीं है। उसके बाद इट हेल्प्स इन स्किल डेवलपमेंट अक्रॉस मल्टीपल रोल्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर जब रहेगा। उसके बाद देखो, एम्प्लॉय डेवलपमेंट रेफर्स टू स्ट्रेटेजिक प्रोसेस एम्ड एट enhancing the skill, knowledge, abilities and overall capabilities of organization workforce. The primary purpose of employee development is, देखो एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम यहाँ पर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी स्किल को इन्हांस करके, नॉलेज को इन्हांस करके, एबिलिटीज को इन्हांस करके। क्योंकि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो समय समय पर जो एम्प्लॉय है उसकी डेवलपमेंट जो है वो करती रहे। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट का, पहला एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, जॉब सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करना, करियर ग्रोथ को फॉस्टर करना, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से बताइए कि जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है उसका प्राइमरी पर्पस जो है वो क्या होता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, जॉब सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करना, करियर ग्रोथ को फॉस्टर करना, ये हमारे प्राइमरी पर्पस होते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेनिंग इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स कोर्सेज टू इम्पार्ट स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेनिंग बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू स्पेसिफिक नॉलेज स्किल्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को
और ये ऑफन फॉर्मल क्लासरूम सिटिंग या फिर ऑनलाइन मॉड्यूल्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और इसको जो इंस्ट्रक्टर्स है वो यहाँ पर लीड करते हैं। तो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला देखो, एम्प्लॉय की जो कॉम्पिटेंसीज है उनको इन्हांस करना। ट्रेनिंग की हेल्प से ना हम एम्प्लॉय की जो नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज होती है उसको इम्प्रूव कर पाते हैं, ताकि उनकी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो और वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। उसके बाद न्यू एम्प्लॉय इंडक्शन, अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आता है, न्यू हायर्स होता है, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी ज़रूरी होती है, और उनके अंदर वो स्किल्स पैदा करनी ज़रूरी होती है जो कि ज़रूरी होती है उस काम को करने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रोथ को सपोर्ट करना, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, कि हमें यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके एम्प्लॉय की ग्रोथ करनी है, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, कि वो यहाँ पर नई नई जॉब्स को जो है वो एक्वायर जो है वो कर पाए, ग्रोथ जो है वो कर पाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो क्या है, प्रिंसिपल गवर्निंग ट्रेनिंग फंक्शन इन बैंक्स इंक्लूड्स, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग फंक्शन होता है ना किसी भी बैंक के अंदर, मतलब कि कैसे हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होती हैं, जैसे कि मोटिवेटिंग ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी। देखो जो ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होकर चीज़ों को सीखे, यानी कि हमें इस तरीके से चीज़ों को सिखाना है कि सामने वाला जो एम्प्लॉय है वो बोरियत फील ना करे, बल्कि उसे उसके अंदर से आए कि मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है। उसके बाद ये जो आपका ट्रेनिंग फंक्शन होना चाहिए वो पर्पसफुल और नीड बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जिन स्किल और नॉलेज की ज़रूरत है हमें उसके लिए ही ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने हैं। यानी कि अगर किसी को कोई एम्प्लॉय है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो हमें उस एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है, ना कि कोई और चीज़ के लिए। जैसे अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो हम उसको जो है बेसिकली किसी और चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन लर्निंग प्रिंसिपल, जो लर्निंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि अगर हम लर्नर को फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं तो वो और ज़्यादा सीखता है, और अगर हम फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो कम सीखता है। तो इनके ऊपर बेस होना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इनका भी हमें यहाँ पर जो फोकस करना है कि ज़्यादातर जो ट्रेनिंग है वो ऑन द जॉब हो, यानी कि हम उसको काम करते करते ही जो है वो सिखाएं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, उससे ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो सीखता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। डैश इज अ वन टू वन प्रोसेस वेयर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल कोच गाइड सपोर्ट अनदर पर्सन कोची इन अचीविंग पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स ऑफर्ड बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड गाइडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोचिंग। देखो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो क्रिकेट कोचिंग है। देखो क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि एक कोच होता है जो कि बहुत क्रिकेट खेल चुका होता है, उसको क्रिकेट की बहुत नॉलेज होती है, और वो किसी नए बंदे को जो अभी क्रिकेट खेलना सीख रहा है उसको ट्रेनिंग दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे क्रिकेट खेलिए, इससे आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। तो ये जो ट्रेनिंग है का मेथड है, ये आपका बेसिकली कोचिंग जो है वो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, डैश इन्वॉल्व्स मूविंग एम्प्लॉयज थ्रू डिफरेंट रोल्स एंड डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रॉडन देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। इन दिस ट्रेनिंग टेक्निक एम्प्लॉयज गेन स्किल्स व्हाइल परफॉर्मिंग देयर एक्चुअल जॉब टास्क। देखो क्या है, एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज को डिफरेंट रोल्स और डिपार्टमेंट के अंदर मूव करते रहते हैं, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर पाएँ, इंक्रीज कर पाएँ। और ये एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है जहां पर हम एक्चुअल जॉब टास्क परफॉर्म करवाते हुए जो है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, टैलेंट एक्विजिशन, कोचिंग या फिर जॉब रोटेशन। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जॉब रोटेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश involves creating a controlled, often artificial environment scenario that mimic real-time situations. It allows individual to practice and develop their skills without real-world consequences. ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सिमुलेशन ट्रेनिंग है। देखो सिमुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ना जो आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस है ना, उसको मिमिक कर कर एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप नॉर्मली देखो, आप वो जो आंखों पे लगता है आजकल आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, आपने कई बार मूवीज भी देखी होंगी है ना, गेम्स भी आपने देखा होगा, कि जो रियल लाइफ चीजें होती हैं उसको हम वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेम चीज सिमुलेशन ट्रेनिंग के अंदर किया जाता है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उसको मिमिक कर कर, मतलब कि उसके जैसे ही एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है। तो
हवा में आदमी जो है वो झूलता रहता है। तो अब किसी को अगर स्पेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो उसे सीधा स्पेस तो लेकर नहीं जा सकते ना, वहाँ पर वो जाएगा तब तो उसके जान को बहुत खतरा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं स्पेस जैसा ही, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए, ठीक है? ऐसे माहौल के अंदर एडजस्ट कर पाए, तो वो आपका सिमुलेशन ट्रेनिंग जो है वो कहलाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर? तो यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने बेसिकली एम्प्लॉय मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर हम इस पूरे लेक्चर की एक समरी प्रिपेयर करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मोटिवेशन की बात करें, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन बेसिकली एक एनर्जी होती है, एक रीजन होता है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन किसी टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है? मोटिवेशन दो तरह का होता है। एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो कि हमारे अंदर से ही आता है, हम खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो कि बाहर से आ रहा होता है, ठीक है? अंदर से आने वाले मोटिवेशन को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, बाहर से आने वाले मोटिवेशन को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जिसके अंदर हमने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी, जिसके अंदर बोला गया है 5 नीड्स हैं जिनको अचीव करने के लिए एक बंदा जो है वो काम करता है, एफर्ट्स लगाता है, ठीक है? और उसको एक हायरार्की में वो फुलफिल करता है। हसबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी कह रही है कि 2 फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनकी सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर सेशन को ओवर कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सीआईबी का इलेक्टिव सब्जेक्ट है, एचआरएम। और हम बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक न्यू सीरीज लेकर आए जहाँ पर हम इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो हम यहाँ पर बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे, जिससे कि आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। इन सेशंस के अंदर हम बेसिकली क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस को, वीडियोस को गो थ्रू जो है वो करना है। एचआरएम की ऑलरेडी हमारी एक क्लास हो चुकी है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो उसको जरूर जाकर देखना। उसके अंदर हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को डिटेल में जो है वो कवर किया है, और ऐसी और क्लासेस जो है हम आपके लिए जो है वो लेकर आते रहेंगे। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को ज्वाइन करना है, ठीक है? और जो अपकमिंग वीडियोस है उनको देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी जो है वो जरूर दबा देना। और हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लेना, जहाँ पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट्स जो है वो मिल जाते हैं। और अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर आपको 82% तक का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? तो और ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आपको कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि है 8360944207। और इस ग्रुप पे हमें आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? और वहाँ पर आपको सारी कोर्स की डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके लिए लाइक और शेयर फ्री है, पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन आपको जो है वो कैसा लगा है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।